हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। और 2021 के इस स्पेशल सेशन में आप सभी का स्वागत है। और हमारा ये स्पेशल सेशन एग्ज़ाम को लेकर के है। जो चैप्टर्स मैं पढ़ाऊंगा वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, परीक्षा को लेकर के उस हिसाब से उस मॉड्यूल की तरफ पढ़ाया जा रहा है। एक भी चीज़ें फालतू नहीं बताई जाएंगी, जो आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है वही बताया जाएगा। तो स्टे ट्यून्ड, लास्ट तक देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए रहेगी। पेन और पेपर लेकर के बैठें और फैक्ट्स को नोट करते चलें, ठीक है। हमारे ये मॉडर्न हिस्ट्री का इस साल का पहला चैप्टर कह सकते हैं और ये सेशन लंबा चलेगा एग्ज़ाम तक। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इससे पहले भी हमने लगभग 30-35 चैप्टर्स पढ़ाए हुए हैं सभी सब्जेक्ट्स के। उनके प्लेलिस्ट आपको अलग अलग मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप वहां से देख करके खुद से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। वो आपको देखना जरूरी है। तो हमारे लिए जो आज का चैप्टर है वो है आधुनिक भारत का ऐसा समय जब सभी लोग यहाँ जग रहे थे, अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ें उठ रही थी। और उसी बीच गांधी जी का आगमन होता है और वो एक नई दिशा प्रदान करते हैं पूरे भारत को। अब इसमें आपको ये समझना है कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। आपका मेन फोकस ये नहीं रहना है कि बोल बच्चन हो जाए 1.5 घंटे का और क्वेश्चन उसमें से एक भी ना टकराए या आपको बोझ हो जाए पढ़ने में। इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे, कहानियों के थ्रू समझेंगे और जो जो पूछा जाता है उस पर फोकस रखेंगे, ठीक है। तो शुरू करेंगे हम यहाँ से कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। हो सकता है बहुत लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होगी, मैं बोल दे रहा हूँ, वो हिंदी में लिखेंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। और अगली लेक्चर अगर आप लोग कमेंट करते हो तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखूंगा, ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसको मैंने बड़े अच्छे से अपने क्लास में पढ़ाया है। मॉन्टेग्यू जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड वो गवर्नर जनरल थे। तो इसलिए इसका नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है। कंफ्यूजन होता है कि इसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक बड़ा पोस्ट है तो हमेशा पहले नाम में होगा। ये ट्रिक मैंने दिया था। तो ये आया था 1919 में, ठीक है। 1919 में ये आया और अपने साथ कुछ सुधार लेकर के आया। लेकिन इससे पहले होम रूल की मांग चल रही थी कि हमें होम रूल दे दिया जाए और हम होम रूल के सहारे अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ से लेकर के और जालियांवाला बाग हत्याकांड, इन सब चीज़ों को हम लोग लेकर के देखेंगे। होम रूल का पता है आपको, पहले हमने पढ़ा है। इसमें मेनली बात की गई थी डायरार्की की, जो कि रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड। ये जो कि इंग्लिश में ही आया था तो इसीलिए इंग्लिश वर्ड यूज हो रहा है ज़्यादा। रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट की यहाँ बात की गई थी। कुछ मामले जो थे, बस ये याद रखना है, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा कि किस एक्ट में आया था। तो 1919 में क्वेश्चन लिख लो, रिजर्व और ट्रांसफर्ड। रिजर्व वो मामले थे जो गवर्नर जनरल के पास हमेशा रिजर्व रहते थे। सिंपल भाषा में समझना है, हमेशा वो रिजर्व ही रहता था। और ट्रांसफर्ड था जो कुछ पावर उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास थे, लेकिन अल्टीमेटली वो गवर्नर जनरल ही उसको अप्रूव करता था। लेकिन उसमें क्या था कि मैक्सिमम पावर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास था। तो ये इसका है। इसको मैंने पॉलिटी में भी बहुत अच्छे से पढ़ाया है, हिस्ट्री में भी पढ़ाया है। इस पे तो आपकी मास्टरी हो जाएगी अगर आप दोनों प्लेलिस्ट देख लेते हो। तो ये ट्रांसफर्ड हो जाएगा और ये हो जाएगा रिजर्व। अब मेन इसमें प्रॉब्लम ये होती थी कि अगर कोई मान लो कि जो उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल जो उनका था उसमें कोई गड़बड़ आदमी आ गया, या कुछ भी ऐसा मंत्री है जो मंत्री पोर्टफोलियो बनने लायक वो है नहीं, उसको नहीं मिलना चाहिए, उसे हटाने का प्रावधान पहले नहीं था। तो इसमें अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन ला दिया जाए तो वो हट जाता था अपने पोस्ट से, मिनिस्टर जो है या जो भी लोग होते थे। तो ये कहाँ लाया गया, इसी में ये प्रोविजन किया गया नो कॉन्फिडेंस मोशन का। अब यहाँ है बाईकैमरलिज्म, हिंदी में कहते हैं द्विसदन। आज जो आप लोकसभा राज्यसभा देखते हो, ये द्विसदनात्मक व्यवस्था को लाया गया था इस 1919 के कानून में। और ये 1919 आया था सेंटर में बाईकैमरलिज्म, यानी लोकसभा और राज्यसभा, उस समय उसके अलग नाम थे। बस यही पूछा जाता है कि द्विसदनात्मक व्यवस्था किस एक्ट के तहत आया। नेक्स्ट है कि आपको कोई क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, कुछ स्पेशल डिमांड हो तो भी। इसके बाद ये सारी सुधारें आती हैं, इसके बाद भी लोग संतुष्ट नहीं होते हैं। इनमें एक राइट दिया गया था कि अगर कोई भी आपको बजट से रिलेटेड
या कोई भी कानून से रिलेटेड, ठीक है, इन दोनों में से किसी में भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मोशन रख सकते थे। ये मोशन का पावर इनको दिया गया था, ठीक है। और मोशन समझते हैं ना, आज लोकसभा में जो मोशन होता है, बहुत सारे मोशन होते हैं, रेजोल्यूशन होता है, मोशन होता है। आपको नहीं पसंद आया बजट, आप उसको हटा सकते हो। तो ये चीज की बात की गई थी यहाँ पे, आस्क क्वेश्चन और मोशन की, ठीक है। ये अब इनको पावर दिया गया था, यहाँ जो लोग अपॉइंट होते थे, भारतीय भी और वो भी, उसको चाहे तो वो नामंजूर कर सकते थे। तो इसलिए ये जरूरी है आपको जानना। अब गांधीयन एरा का समय आएगा। गांधी जी 1915 9 जनवरी 1915 में मुंबई के तट पे लैंड करते हैं और वहाँ से वो गुजरात की ओर रवाना होते हैं। वहाँ से उनका पॉलिटिकल कैरियर शुरू होता है। गोपाल कृष्ण गोखले उनके राजनीतिक गुरु बनते हैं। उस कहानी को हमने बड़े अच्छे से अपने पेड कोर्स में पढ़ा है और पेड कोर्स में बहुत अच्छे से PDF के साथ मैंने उसकी स्टडी मटेरियल भी दी है। और चूंकि जीके जीएस की 499 में मेरी कोर्स चल रही है तो उसमें सारी चीज़ें शेड्यूल से पढ़ाई हो रही हैं। आप क्वेश्चन पूछ सकते हो लाइव, एज अ क्लासरूम की तरह ही है वो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर ज्वाइन करना चाहते हो, इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं हमारे नंबर पे। नंबर है व्हाट्सएप का 7052529525। नीचे आपको व्हाट्सएप पे लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट आप चैट कर सकते हो, कोई भी है। लेकिन 499 में एंट्रेंस तक जीके जीएस की पूरी गारंटी है। पढ़ने के बाद उसमें से ही आएगा क्वेश्चन और कोई किताब झांकने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, बस फोकस रहना है। तो इसका डिस्कशन जो है वो PDF में मैं कर चुका हूँ। अगर आपकी डिमांड होगी, बहुत ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे तो उस क्लास को भी हम लेकर के YouTube पे आएंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। डेमो अगर चाहिए तो उस क्लास की डेमो के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको लिंक दे देंगे, ठीक है। अब ये गांधी जी आते हैं तो उसमें हमने देख लिया था, तो उस पर टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे। दूसरा है चंपारण मूवमेंट आता है। चंपारण क्या एक जगह है बिहार में जहां से मैं बिलोंग करता हूं। उस चंपारण में 3 कठिया सिस्टम था। अब ये 3 कठिया सिस्टम है क्या? ये 3/20 का कॉन्सेप्ट था। यहाँ पे 20 कट्ठा समझते हो, बीघा। मैक्सिमम पीपुल यू हैव नोन अबाउट बीघा एंड कट्ठा। 3 कट्ठा जो है 20 कट्ठे में खेती की जाती थी, इसे कहते हैं 3 कठिया सिस्टम। इस सिस्टम में मेनली जो है आपको ये कंपलसरी था, आपको खेती करना ही करना है, नहीं तो अत्याचार होते थे, पेनल्टी होता था, आपका ऑस्ट्रेसाइज होता था, बहुत सारी दिक्कतें आती थी, लगान में भी देने में बहुत सारी टॉर्चर किए जाते थे। तो राजकुमार शुक्ला 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में आए, गांधी जी से उन्होंने विनती की कि आप चलिए। तो गांधी जी 1916 में ये उनको आश्वासन दिए थे कि हम आएंगे जरूर चंपारण। चंपारण में उनके साथ बहुत सारे लोग आए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी आए, नरहरि पारेख, भूलेलाल देसाई, बहुत सारे लोग आए, महादेव देसाई, ये सब लोग उनके साथ आते हैं। और आने के बाद ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। भारत का पहला सिविल डिसोबीडियंस, माने अब इसको हिंदी में कहते हैं सिविल नाफरमानी आंदोलन। तो इसमें क्या है कि जो भी आपके कानून है हम उसको नहीं मानेंगे। अब क्यों इसे कहते हैं इसको समझना है। गांधी जी जब स्टेशन पे उतरे थे, आपने गांधी मूवी देखी होगी अगर बेन किंसले की, तो उसमें भी उनको दिखाया गया सी। तो उन्हें तत्काल अगली ट्रेन से रवाना होने के लिए कहा गया, बट उन्होंने इनकार कर दिया। फिर अगला जब उन्हें कोर्ट में पेशी हुई तो उन्होंने फिर से जज ने ऑर्डर दिया कि आप तुरंत मोतिहारी छोड़ के चले जाएं, बट वो नहीं गए। चंपारण की जो मुख्यालय है, तो उन्होंने उसको भी मानने से इनकार कर दिया, उसके ऑर्डर को। नेक्स्ट ऑर्डर उनका था कि तुम आप पे 10 रुपए, उस जमाने में 10 रुपए बहुत होते थे, 10 रुपए की फाइन लगाई जाती है, वो 10 रुपए भी उन्होंने देने से इनकार कर दिया। आप अगर समय मिले तो गांधी मूवी जरूर देखिएगा, 100% सच है, वो रिसर्च करके मूवी बनाई गई है और उसके लिए उसको ऑस्कर मिला था बेन किंसले को, क्वेश्चन आया भी है कई बार। तो उन्होंने मना कर दिया कि हम ये फाइन भी नहीं भरेंगे। तो जज चूंकि उनसे वाकिफ था दक्षिण अफ्रीका में उनके आंदोलनों से, और इस आंदोलन के बारे में सब हमने इस PDF में डिस्कस किया है, लाइव क्लासेज जो हमारी चलती हैं उसमें पढ़ा है। तो उन्होंने उसे रिलीज कर दिया। और जो चंपारण एग्रेरियन कमेटी यानी चंपारण कृषक कमेटी जो बना था, चंपारण कृषक कमेटी, उस कमेटी में चंपारण
कृषक कमेटी। ये कमेटी जो बना था इसमें उनको मेंबर बनाया गया और उन्होंने ये सिस्टम को ख़त्म करा दिया वहाँ, और उसके बदले में कंपेंसेशन दिलवाया किसानों को। किसानों को क्या मिला? कंपेंसेशन, मतलब कि उसकी जो क्षतिपूर्ति हुई थी वो मिल गई किसानों को। आई थिंक इतना क्लियर होगा, सबको समझ में आ गया होगा। तीन कठिया सिस्टम का खेल खत्म हुआ। ये भारत का पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था गांधी जी का। तो क्वेश्चन ये आया हुआ है। अगला बात आता है अहमदाबाद मील सत्याग्रह। प्लीज कॉपी पे नोट करते चले। अहमदाबाद मील स्ट्राइक, और इन्होंने इस मील स्ट्राइक में मामला क्या था इसको समझते हैं। प्लेग बोनस की बात की गई थी। प्लेग बोनस क्या था? प्लेग जब फैलता था तो प्लेग की बोनस दी जाती थी, जो कि फैक्ट्री या मिल ऑनर जो थे वो मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने डिमांड किया कि हमें 50% बोनस चाहिए, और मिल ऑनर्स कह रहे थे 20% देंगे। तो इनका डिमांड था 50 और मिल ऑनर्स कह रहे थे 20। गांधी जी को सेटलमेंट के लिए बुलाया गया, और गांधी जी ने ना इनकी सुनी ना इनकी सुनी, इनकी से भी 15 जो घटा दिया और इनका 15 जोड़ दिया। तो ये 35% ग्रोथ उनको बढ़ा करके उनका पेमेंट जो था प्लेग बोनस वो दिया गया। इसमें इन्होंने सबसे पहले फास्ट अनटू डेथ, मतलब सबसे पहला भूख जो आमरण अनशन कहा जाता है वो इन्होंने किया था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में। आपको ये याद रखना चाहिए, ठीक है। ये दो चीज़ें। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है जिन्होंने मीडिएटर का काम किया था, अनसुईया साराभाई। ये अनसुईया साराभाई थी, दरअसल मिल ऑनर एक थे, उनकी ये बहन थी, बट ये बहुत सिंपथाइजर थी जो भी वहाँ के मिल मजदूर थे, उनसे वो बहुत सिंपैथी में रहती थी। तो ये जो है अनसुईया साराभाई ने बहुत इसमें हेल्प किया था, इसलिए इनका नाम हमें याद रखना है। खेड़ा सत्याग्रह की हम बात करेंगे। खेड़ा, पहले तो एक चीज़ पूछा जाता है कि कौन पहले हुआ, ठीक है। तो चंपारण 1917 आपको याद है, लेकिन अहमदाबाद और खेड़ा में बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो आपको ऐसे याद करना है, गांधी जी अहमदाबाद में खड़े थे, तो अहमदाबाद इस शब्द में पहला आया, अहमदाबाद में खड़े थे, में खड़े। अब खड़े जो है ये दोनों हुआ था 1918 में ही, ये भी क्वेश्चन में आया हुआ, दोनों 1918 में हुआ है। तो खेड़ा बाद में हुआ। इस खेड़ा सत्याग्रह में क्या था कि क्रॉप फेल हो गया था, फसल जो थी वहाँ की फेल हो गई। अब सरकार वहाँ टैक्स मांगने लगी कि तुम टैक्स दो, जब क्रॉप ही नहीं हुआ है। क्रॉप अगर ऐसा नियम था उस समय कि अगर 1/4 से कम फसल होता है, मान लो 100% फसल होता है, 25% से भी कम हो गया, तो आपका कर्जा वो लगान जो है वो माफ़ हो जाएगा। बट ये ऐसा हुआ नहीं, उन्होंने कहा टैक्स भरना पड़ेगा। गांधी जी ने कहा कि ये तो इनह्यूमन है, और उसमें गांधी जी खुद नहीं गए, वो सरदार पटेल को अपना रिप्रेजेंटेटिव बना करके वहाँ भेजे, और वो गए और उन्होंने जाकर के एज अ मीडिएटर का काम किया, और फिर उन्हें काफ़ी इससे सफलता भी मिली, और ये भी आंदोलन सफल हो गया, उनका टैक्स माफ़ हो जाता है। ये सब तीनों जानना आपको ज़रूरी था, ठीक है। ये खेड़ा और अहमदाबाद ये दोनों कब होता है? 1918 में। अगला पॉइंट जो है रॉलेट एक्ट से संबंधित होगा। रॉलेट एक्ट जो था ये एक एक्ट था, सिडनी रॉलेट के द्वारा ये बनाया गया था। दरअसल ये इस कमेटी के मेंबर थे। इस कमेटी ने रेकमेंड किया था अगर भारत में कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ बोलता है, लिखता है, कुछ भी करता है, और सरकार को यानी पुलिस को मियर सस्पिशन हो जाता है, ये वर्ड बड़ा खतरनाक था इसमें, अगर सिर्फ सस्पिशन हो जाता है, रॉलेट एक्ट में ये बनाया गया था, तो उसे 2 साल के लिए बिना किसी जमानत के, बिना कुछ बताए, बिना कोर्ट में प्रस्तुत किए 2 साल तक उसको बंद किया जाना था। इसमें ऐसा प्रावधान था, ठीक है। अब ये 2 साल तक जो बंद किया जाने वाला था, इसका बहुत विरोध हुआ, और इसे गांधी जी ने कहा था रॉलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट। प्लीज लिख लो जो भी लोग हों, ब्लैक एक्ट कहा था इसे।
और इसके खिलाफ में लगभग पूरे भारत में इसके विरोध होने लगे और इस विरोध के फलस्वरूप आपको जालियांवाला बाग अल्टीमेटली होता है और बहुत सारी स्थिति खराब हो जाती है। हर जगह विरोध हुआ, मेनली पंजाब जो है वो बहुत डिस्टर्ब था, ठीक है, पंजाब जो था वो बहुत डिस्टर्ब था और वहाँ पे एक तरीके से जो अभी का 144 है वो लगाया गया था और वहाँ कोई भी पब्लिक गैदरिंग के लिए मना किया गया था। लेकिन बैसाखी के दिन आपको पता होगा पहले से भी 2 लोग, ठीक है, सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन एंड सत्यपाल, ये 2 लोग अरेस्ट हो जाते हैं पहले इसी आंदोलन के विरोध में। तो इनके नहीं होता एक से इनकी सपोर्ट करने के लिए एक मीटिंग रखी जाती है वैसाखी को। तो इस वैसाखी को बहुत लोग जमा हो जाते हैं जालियांवाला बाग में और लगभग 1500 लोग जमा थे वहाँ पे। 2 चीज़ें आपको यहाँ ध्यान रखनी है, ये कि एक जो है R.E.H. डायर और माइकल यानी M.O. डायर। इत्तेफाक से माइकल ओ डायर जो था वो पंजाब में वो लेफ्टिनेंट गवर्नर था आर्मी का और ये जो था ये ब्रिगेडियर जनरल था। ये क्या था? ब्रिगेडियर जनरल था। मेनली आपको ये याद नहीं रखना है कौन क्या था, लेकिन ये दोनों नाम हैं। आप लोगों को कंफ्यूजन वहाँ होती है कि डायर आप लोग समझते हो एक ही था, डायर 2 व्यक्ति था वहाँ उसी टाइम में। इत्तेफाक है ये कि ये M.O. डायर जो था इसने ऑर्डर दिया कि वहाँ जा कर के स्थिति देखो, लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर करो, जो आज भी होता है, लॉ एंड ऑर्डर वहाँ ठीक करने के लिए इसे भेजा गया था। इसने क्या किया कि जो पार्क था उसका एक ही एग्जिट गेट था, उसको उसने कब्जा कर लिया पहले। और फिल्म में भी आप देखते होंगे वो अनाधुन सब पे गोलियां चलाने लगा। इवन कि जो बच्चे थे सबको बिना कोई डिस्क्रिमिनेशन के सब पे गोलियां चलाई और सबकी मौतें भी हुई। जब तक चलाया जब तक उसकी पूरी गोली खत्म ना होगी, ठीक है। इसके बाद भारत में इसकी बहुत तेज प्रतिक्रिया हुई और कैसर हिंद की जो उपाधि मिली थी महात्मा गांधी को, कैसर ए हिंद, कैसर ए हिंद को उन्होंने लौटा दिया। रविंद्रनाथ टैगोर इन्होंने सर की उपाधि मिली थी, नहीं उन्होंने भी ये लौटा दिया और बहुत अच्छा एक वक्तव्य स्टेटमेंट जारी किया था। तो 2 चीज़ें आपको यहाँ ध्यान रखनी है, M.O. डायर और R.E.H. डायर। तो सरदार उधम सिंह का आपने नाम सुना होगा, इन्होंने माइकल ओ डायर की हत्या की थी। R.E.H. डायर जो गोली चलवाया था उसकी हत्या नहीं की थी। उनका मानना था कि इसने ऑर्डर दिया था कि जाकर के वहाँ रिस्टोर करो लॉ एंड ऑर्डर जो है, तो उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर की मारी थी। तो ये आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल और इंटरेस्टिंग लगेगा कि ये आपको पता होना चाहिए। सरदार उधम सिंह ने 1940 में उसे किंग्सले हॉल, वो ब्रिटेन का एक हॉल था, उसमें उनको मार दिया गया। फिर सरदार उधम सिंह को वहाँ पे फांसी भी हो गई थी इस चीज़ के लिए। इसका पुरजोर विरोध हुआ हर जगह, क्योंकि ये ह्यूमन हिस्ट्री में पहला ऐसा भारत के धरती पे बहुत ज़्यादा नरसंहार था। इसकी लीपापोती के लिए एक कमीशन बनाया गया, हंटर कमीशन, जिसका अलग नाम और भी बहुत बड़ा है, लेकिन मेनली इसके जो हंटर थे वो हेड थे, चेयरमैन थे, इसलिए उनके नाम पे ये हंटर कमीशन बनाया गया। इनका काम था कि क्या वो वाकई में गलत काम था, सही काम था, क्या नहीं था। इन्होंने क्या किया कि उसके काम को ना सही बोला ना गलत बोला, बस वही नॉर्मल था कि नहीं ठीक था, स्थिति जैसा था वैसा उसको किया गया, किया था। थोड़ा सा निंदा कर दिया गया। बाद में जो R.E.H. डायर था उसको बुला लिया गया इंग्लैंड, सेवा से निरस्त कर दिया गया। आर्मी काउंसिल उस समय होती थी, उन्होंने उसे सेवा से निरस्त कर दिया, पेंशन वगैरह देके काम खत्म कर दिया। लेकिन ये जालियांवाला बाग जो हुआ उसके बाद बहुत भारतीयों के मन में बहुत ज़्यादा रोष प्रकट होता है। और इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग खिलाफत और असहयोग 2 आंदोलन को देखेंगे। इन दोनों आंदोलन को देखने का उद्देश्य ये रहेगा कि इससे जितने क्वेश्चन पूछेंगे सब हो जाएगा। जो शाम में अगर हम लोग जीके जीएस की लाइव सेशन लेंगे तो इन्हीं सबसे क्वेश्चन मैं पूछूंगा और आपको जवाब देना है, ये ध्यान रहे। खिलाफत और असहयोग, खिलाफत आंदोलन क्या है, असहयोग आंदोलन क्या है, थोड़ा सा आप पढ़ भी सकते हो, आपको मजा आएगा, इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे। 1919 के आंदोलन तक हम लोग देख चुके हैं और 6-7 वीडियो होगा, मैक्सिमम हिस्ट्री के पूरे क्वेश्चन यहाँ से
आ जाएंगे, आप नोट बनाओगे, सारे प्लेलिस्ट हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी या फिर आप किस कोर्स की तैयारी करते हो कमेंट करो, उसकी अलग अलग प्लेलिस्ट है। आर्ट्स, सोशल साइंस, LLB, BLLB, पेड कोर्स हमारा चल रहा है। नंबर मैंने बताया था 7095252955, मैं लिख देता हूँ। ये सब आपको, इस पे आप हमसे पूछ सकते हो, कोई भी क्वेरी हो कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।